अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ उसका नाम आपको लगेगा कि बड़ा फैंसी सा है, तो यकीनन ये डिश भी बड़ी फैंसी सी होगी। डिश का नाम है चिकन एंड मशरूम कैसरोल। नाम से तो है ही फैंसी, खाने में भी फैंसी है, लेकिन बनाने में इतनी मुश्किल हरगिज़ नहीं है। थोड़ा सा ये है कि कुछ चीज़ें आपको इकट्ठी करके रखनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारे पुराने प्रोग्राम्स में हमने आपको बताई हैं चीज़ें रखें, तो यकीनन आपके घर पे अभी वो सब चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे कि हर्ब्स हो गए, चिकन पाउडर हो गया, मक्खन हर घर में मौजूद होता है, बच्चे बड़े सब खाते हैं। प्याज कहाँ नहीं होता, लहसुन किस घर में मौजूद नहीं है। और चूँकि अभी सीज़न है गाजर का और मटर का, तो इस डिश में स्पेशली इन दोनों चीज़ों को भी मैंने ऐड किया है। और ये एक क्लासिक फ्रेंच रेसिपी से है, और आप इसको चाहें तो बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, चाहें तो आप इसको क्रस्ट के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि चिकन पॉट पाई। तो ये कुछ रेसिपीज़ हैं जो फ्रेंच फूड की हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे तो आपको पता है कि यूरोप साइड पे इटालियन फूड्स में लोग वहाँ पे राइस चपाती का इस्तेमाल इतना नहीं करते, हमारे यहाँ किया जाता है। तो जब आप अपने घर पे ये रेसिपी बनाएं तो इसके साथ वाइट राइस ज़रूर बनाइएगा, आपको इस डिश के साथ खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी चीज़ें क्या क्या हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने पुराने प्रोग्राम्स को देखते हुए अपनी तमाम हर्ब्स और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो अपने घर में बनाकर कैबिनेट रखी होगी, और नहीं रखी तो प्लीज़ लेके रखें। मैं ये आपको एडवाइस करूँगी क्योंकि ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं, एक दफ़ा आप ले लें और उसके बाद ये तकरीबन 10 से 12 रेसिपीज़ में आपकी चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। डिपेंड्स के लोग कितने हैं, ये ना हो कि 10-15 लोग हों और आप कहें कि जी स्नेहिना ने कहा था कि ये 10-12 मरतबा इस्तेमाल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप चीज़ें इकट्ठी करके रखें, उससे आपकी कैबिनेट में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाएगा। रेसिपीज़ कार्ड्स आपके जो है वो बुक में भरते चले जाएंगे। अच्छा, चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जो सामान है मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। मेरे पास है ये अनियन, इसको मैंने फाइन चॉप किया हुआ। ये एक बड़ा प्याज था, ठीक है, तकरीबन आप देख लें जैसे एक स्मॉल बॉल हो गया। उसके बाद लहसुन लाजमी इस्तेमाल होता है इंग्लिश खानों में, इटालियन फूड के अंदर। तो ये गार्लिक पेस्ट है और ये तकरीबन 1 चम्मच में इस्तेमाल करूँगी, 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे हर्ब्स मौजूद हैं, जैसे कि थाइम और ऑरिगानो। तो ये हाफ टीस्पून में इस्तेमाल करूँगी दोनों को। फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर, ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च, मैंने पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने ये इसको फ्रेशली इसको क्रश किया हुआ है। नमक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, पिंक सॉल्ट, आम सॉल्ट, वाइट सॉल्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस साइड पर आ जाएं। अच्छा, ये एक साइड की रेसिपी की चीज़ें होंगी, इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसके अंदर बनेगी वाइट सॉस, और वाइट सॉस जो है वो बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होती है, पास्ताज में इस्तेमाल होती है, बहुत सारे ग्रिल्ड फूड के साथ भी इस्तेमाल होती है। तो ये जो रेसिपी है इसको आप सेव कर लीजिएगा, जब भी आप कुछ और फूड भी बनाएं तो आप ये वाइट सॉस का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो वाइट सॉस के लिए मुझे चाहिए होगा बटर, और इसके साथ मुझे चाहिए होगा मैदा। तो ये एक मैं आपको टिप दे दूं कि जितना बटर होगा उतना ही मैदा। अगर आपने 1 टीस्पून 1 चम्मच मक्खन का लिया है तो उतना ही आपको मैदा भी इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मेरे पास ये 1 कप मक्खन है, तो ये तकरीबन मैंने उसके लिहाज से 1 कप ही मैदा रखा हुआ है। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पर आप देखें तो चिकन पाउडर है। डिश चूँकि चिकन की है और इससे मुझे चाहिए है चिकन स्टॉक। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास घर में चिकन की जो बोन्स हैं वो नहीं होती हैं, स्टॉक नहीं होता, तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डिज़ोल्व करके, या आप डायरेक्ट भी चिकन के साथ मिक्स करके, तो फ्लेवर बड़ा अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे टेट्रा पैक की क्रीम, ये 1 पैकेट इस्तेमाल होगी, डिपेंड करता है कि आपको कितना क्रीमी चाहिए। मेरे पास है यहाँ पे टेट्रा पैक मिल्क, तकरीबन आप समझ लेंगे 1 ग्लास कर लें, ठीक है। डिपेंड करेगा कि हमने इसको सॉस को कितना थिक रखना है या कितना थिन रखना है, पतला रखना है। ज़्यादा रनी नहीं रखिएगा, क्योंकि आपको जब आप चिकन और वेजिटेबल्स खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, और ज़्यादा अगर गाढ़ा होगा तो भी नहीं। तो बड़ा एक लेवल बैलेंस आपने इस फूड का रखना है। हमारे पास सीज़न में अवेलेबल हैं फ्रेश गाजरें पाकिस्तानी अपनी, तो आप वो इस्तेमाल कीजिए। और अगर ये आप आउट ऑफ सीज़न बना रहे डिश तो फिर ऑब्वियसली आपको चाइनीज़ गाजर का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप चाहें तो इसको ना भी इस्तेमाल करें, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, बच्चों को ज़रा ज़्यादा सब्जियों की तरफ लेकर आएँ, उनको भी मज़ा आएगा। इसी बहाने वो जो चीज़ें नहीं खाते ना, वो जब रेसिपीज़ में ऐड होती हैं और वो उसके साथ टेस्ट डिफरेंट हो जाता है तो बच्चे इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास बटन मशरूम्स, ये आपको कैन में अवेलेबल होते हैं, इस फॉर्म में भी होते हैं और कुछ इस तरह से स्लाइस में कटे हुए भी होते हैं। तो मैंने खुद से इनको काटा है, ठीक है। जो मैं ये आपको बता दूं कि ये बहुत आसान है। आप अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको सिर्फ 1/2 या 1/4 करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी डिश जो है वो हमने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, तो मैंने इससे स्लाइस में कर लिए हैं। अच्छा, ये हो गया अलग से। उसके बाद चिकन, ऑब्वियसली चिकन की तो हमें ज़रूरत है, उसके बगैर तो डिश ही नहीं बनेगी। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक पूरा
बड़ा फिले है जिसको मैं भी बीच में से 1/2 कर रही हूँ। और आप चाहें तो अपने बुचर से भी करवा सकते हैं, इसको क्यूब कट करवा लें, स्लाइस करवा लें। मैं चाहती हूँ आप खुद ही किया करें घर पे, थोड़ा सा आपको आदत भी हो जाए और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इसमें लगाएं, इन्वॉल्व करें, साथ आपकी हेल्प करें, लेकिन छुरी का काम ना दीजिएगा। अच्छा, मैं ये जो एक्स्ट्रा साइड स्ट्रीम्स है ना, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ये किसी और खाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, या जब आप स्टॉक बना रहे हो, सूप बना रहे हो, तो ये जो लेफ्ट ओवर्स है इसको आपने उसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं इसके अंदर क्यूब में चिकन इस्तेमाल करूँगी, तो मैं ये तकरीबन इतने साइज़ का क्यूब कर रही हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो स्लाइस में कटिंग कर लें, चाहें तो क्यूब में कर लें, आपकी चॉइस पर है। लेकिन चूंकि हमारी बाकी की सब्जियां वो क्यूब में कटी हुई हैं, गाजर है और मशरूम है, तो मैं चाहूँगी कि हम इसको इसी तरह रख लें। बहुत आसान है इसको बनाना, बस सिर्फ सुनने में बहुत मुश्किल लगती है रेसिपी। और हमारे अपने पाकिस्तानी खाने कौन से आसान है, कौरमा बनाने लगें तो प्याज ब्राउन करें, काटें उसको बाद में इसको कूटें, या उसको आप बेशक ग्राइंड करें। रेसिपीज़ वो भी लंबी हैं, लेकिन चूँकि वो हमारी आदत बन जाती है उनको बनाने में, इसलिए हमें वो आसान लगती हैं। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल फूड की तरफ आते हैं तो हमें लगता है बहुत मुश्किल है। आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेले अकेले आज क्या बना रही हैं किचन में? आप लेट हो गई हैं इसीलिए। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि आप इतनी जल्दी कुकिंग स्टार्ट भी कर लेंगी। बना क्या रही हैं? मैं आज बना रही हूँ एक फ्रेंच फूड रेसिपी। फूड तो ये अचानक आइडिया कैसा है, या देसी से एकदम से हमने स्विच कर देसी दिया? बहुत दफ़ा कर लिया ना। हाँ, तो मैंने सोचा कि आज एक बनाते हैं रेसिपी थोड़ी सी फ्रेंच स्टाइल की, और बड़ी हेल्दी है, चिकन एंड मशरूम कैसरोल। तो और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी, और बहुत रिच और बहुत क्रीमी फूड है ये। अच्छा, मुझे वैसे इंग्रेडिएंट्स से आइडिया थोड़ा हो भी रहा है कि काफ़ी ये हेल्दी होने लगा है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे बना क्या रही हैं? इस रेसिपी का नाम क्या है? सैरिश इसका नाम है, चिकन एंड मशरूम कैसरोल। और इसमें चिकन है, मशरूम है, और चूंकि मौसम में अभी गाजर और बड़े अच्छे मटर आए हुए हैं फ्रेश, तो मैंने कहा ये भी ऐड करते हैं। और रेसिपी में भी है, लेकिन फ्रेश है तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, आए हुए तो हैं फ्रेश, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ढूंढ ढांड के लेने पड़ते हैं, क्योंकि सब्जियों के भी आजकल रेट्स मैं कहूँगी आसमानों पे गए हैं। इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग आपको जो रीजनेबल मिल रहा हो। एक टाइम था जब हम कहते थे सब्जियां आपको बहुत आसानी से और बहुत रीजनेबल मिलती हैं, बट आजकल सब्जियां भी बहुत मुश्किल और बहुत महंगी है, लेकिन स्टिल इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। आपकी हेल्थ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इट्स समथिंग वेरी गुड। और चिकन भी आप यूज़ कर रही हैं, मशरूम भी यूज़ कर रही हैं, और दूध का किस तरह इसमें? देखो ना, इस रेसिपी के अंदर वाइट सॉस बनाएंगे, ठीक है, और इसलिए उसके अंदर दूध का इस्तेमाल होगा, क्रीम का इस्तेमाल होगा, मक्खन का इस्तेमाल होगा, और रेसिपी में चीज़ें प्रोडक्ट्स आप इसमें सब के सब। तो घर पे एक गार्डन बना लेना चाहिए छोटा सा, जिसमें आप आलू मटर गाजर प्याज उगा लें और बाकी चीज़ें बाहर से ले लें। हाँ, और ये भी हो सकता है कि घर में एक भैंस भी रख लें। नहीं, मुर्गियाँ पाल लें मुर्गियाँ भी पाल लें, मशरूम्स भी खुद उगाएं, ठीक है, बाकी का भी आपको कुछ हम वेंडर्स के लिए भी छोड़ देंगे काम। अच्छा, ये ना आप अपनी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें। मीनवाइल मैं वजिया की तरफ जाती हूँ, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट मच। सो आज उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड आई थिंक दैट नोबडी वांट्स टू स्किप दैट पार्ट। सो मैं उधर जाती हूँ, मीनवाइल आप ये अपनी रेसिपी कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं मज़े में, अपनी सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक। और आज क्या तुमने फरमाइश की हुई है हिना से? मुझे तभी पता चला है कि तुमने कोई फरमाइश की हुई है। मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैंने बस जाते ही उनसे फरमाइश कर दी और उन्होंने इसको फ़ौरन से लग गई काम पे। हाँ, द गुड पार्ट इज के हिना एक तो बहुत क्विक है बनाने में एंड उससे भी ज़्यादा मज़े की चीज़ ये है कि शुक्र है घर में सारे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद थे, वरना अभी जाना पड़ता ना बाहर होने तो फिर वो थोड़ा सा डांट भी पिलाती कि पहले से क्यों नहीं बताया हुआ था। हाँ, ये तो है। अच्छा वजीहा, आज थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि हम जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हम कुछ दिन से सोच रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे और लोग इसके बारे में पूछना चाहते हैं, बट समहाउ दे आई डोंट नो वेदर दे फील रिलक्टेंट या उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते जिस पे वो बात कर सकें। तो आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ अबाउट दोज पीपल हु आर वेरी मच कंसर्न कि उनके बच्चों का अटेंशन स्पैन नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट किड्स, ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आप बड़ों में भी देखो तो अटेंशन स्पैन का एक बहुत ज़्यादा हम देखते हैं फुकदान एक तरह से दिखते हैं। आप कितना भी फोकस्ड करना चाह रहे हो, फोकस्ड होना चाह रहे हो, बट स्टिल समहाउ वो एक लैकिंग्स आ रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रूट कॉज फॉर दिस थिंग? सैरिश, बहुत अच्छा ये टॉपिक है और आई थिंक कि अभी तो ये गुजरते टाइम के साथ ना ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ये इशू, स्पेशली बच्चों के हवाले से कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, बैठते नहीं एक जगह पे। पेरेंट्स बहुत कंसर्न शो करते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चिया, हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे हम बात करें स्कूल में अटेंशन स्पैन की और टीचर्स की जो कंप्लेन होती हैं, लेकिन पहले हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो स्नब कर रहे होते हैं इस मामले में अपने बच्चों को, और वो कह रहे होते हैं कि नहीं भाई तुम फेक कर रहे हो और तुम हमारी बात सुनना नहीं चाहते, तुम अटेंशन देना नहीं चाहते, इसलिए तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे पेरेंटिंग का कितना मेजर रोल है और किस तरह उसमें सुधार लाया जा सकता है? सैरिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल किया है बिकॉज़ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। और मेरे पास सिर्फ इस एज ग्रुप के जो बच्चे नहीं आते, अडल्ट्स भी आते हैं, इवन के जो है मिडल अडल्टहुड की बात करें वो लोग भी आते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सारी लाइफ सफ़र करते हुए गुजारते हैं, स्पेशली अगर हम ADHD का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि इनको लगता है सेल्फ इस्टीम लो होती है, इनको लगता है शायद हमारे अंदर कोई खामी है, हम नहीं कोप कर पा रहे, और सेल्फ इस्टीम लो, कॉन्फिडेंस लो, ये फाइट के थ्रू एक पूरी प्रोसेस गुजर जाता है। और ये सफरिंग जो है ये इतनी लाइफ लॉन्ग सफरिंग बन जाती है कि ये इनको डैमेज कर देती है पर्सनली भी। अब उसमें मेन चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स का रोल जो है, मेन पेरेंटिंग जो है इसमें आ जाती है, पेरेंट्स का रोल आ जाता है। अब उसमें ये होता है कि पेरेंट्स बच्चे के इस मसले को समझें। पहले ये था कि इस चीज़ के ऊपर इतना काम नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। अब तो जब से ये मीडिया का दौर हुआ है और हम टेक्नोलॉजी के दौर में एंटर हुए हैं, एरा में एंटर हुए हैं, तो आई थिंक हर एक को अवेयरनेस है बहुत सारे डिसऑर्डर्स की। इस डिसऑर्डर की अवेयरनेस होना सबसे पहली चीज़। उसके बाद एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं हमारे बच्चे को तो नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेंस के बाद जो तीसरा लम्हा आता है या पहलू अगर हम डिस्कस करें, एस्पेक्ट लें, वो आता है फिर ट्रीटमेंट का या पेरेंटिंग का। तो उसके अंदर सैरिश अगर हम देखें तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आप ये देखते हैं कि बच्चे का सिम्टम कौन सा ज़्यादा एग्रीविएट हुआ है, क्या वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर पा रहा, अटेंशन स्पैन मेंटेन नहीं कर पा रहा, और पढ़ते हुए आप नोट करें कि पढ़ते हुए उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सिम्टम उसका ज़्यादा है, उस सिम्टम को आप पहले देखते हैं, क्योंकि सारे सिम्टम्स इकट्ठे एग्रीविएट नहीं हुए होते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को इस लिस्ट का पता हो, और प्रोफेशनल की हेल्प लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान बनता है इसका प्रॉपर। अच्छा मुझे बच्चिए ये बताओ कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक, तो क्या इसमें ये चीज़ भी आती है जो बच्चे अक्सर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते, दोस्त नहीं बना पा रहे होते, व्हेन दे गो टू स्कूल, उनके एक बहुत मेजर जो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा एक चीज़ बॉदर कर रही होती है और टीचर्स को भी बॉदर कर रही होती है कि वो क्लास में अटेंटिव, एक तरफ तो अटेंटिव नहीं है, सेकेंडली वो किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पा रहे, वो हमेशा वापस आके भी रोते धोते आएंगे, चाहे कितना अरसा गुजर गया स्कूल जाते हुए भी, स्टिल दे वुड बी लाइक फीलिंग लोनली एंड दे वुड बी ऑल अलोन। उनके कहीं पे भी दोस्त नहीं बन रहे होते और ऑल द फोकस वुड बी वो अपने पेरेंट्स के साथ सिर्फ एक उनकी एक बॉन्डिंग होगी, वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे। तो क्या ये भी इसी डिसऑर्डर के अंदर आएगा? अच्छा, ADHD के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे के, ठीक है। तो वो मूड स्विंग क्योंकि हमें जब रिलेशनशिप हम रखते हैं फ्रेंडशिप में या जनरल भी, तो उसमें हमें अपने मूड को स्टेबल रखना होता है। इस डिसऑर्डर के अंदर बहुत कॉमनली ये नहीं देखा गया कि फ्रेंड्स बनते ही नहीं हैं, लेकिन इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे कुछ और डिसऑर्डर्स हैं, चाइल्डहुड या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में बच्चे को बहुत एफर्ट करनी पड़ती
करती है ऑटिज्म जैसे, लेकिन इसके अंदर सोशलाइजेशन इतनी इफेक्ट नहीं होती है, बट स्टिल बच्चा स्ट्रगल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है, उसके साथ अगर ये बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि एकदम अटेंशन नहीं है, बात नहीं सुन रहे, उस पर खेल एक गेम खेल रहे हैं उसमें टेंशन नहीं दे पा रहे तो एकदम से शिफ्ट हो जाएंगे। ये इनका इशू बहुत होता है कि ये प्ले स्टाइल में बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पा रहा होता, और डेफिनेटली फिर दूसरे बच्चे जो हैं तंग होते हैं इस चीज़ से कि हम एक चीज़ फोकस होकर खेल रहे हैं और एक जो ADHD वाला बच्चा है वो अपनी मर्जी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। सेल्फ कंट्रोल का बहुत इशू होता है इन बच्चों को। तो यस, समहाउ मैं कहूँगी कि इफेक्ट बहुत बुरी तरह हो सकता है। क्या ये सिर्फ बच्चों तक महदूद है ये डिसऑर्डर, या फिर बड़ों को भी ये एक डिसऑर्डर हो सकता है और वो भी सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द पीपल जिनको एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, दे रियली टेक इंटरेस्ट इन देयर वर्क, अपनी जॉब हो गई, कोई भी एक्टिविटी होगी, बट स्टिल दे कंप्लेन अबाउट इट कि हम बहुत फोकस्ड होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी जस्ट लूज़ आवर इंटरेस्ट। हम एक जॉब बहुत मोटिवेशन के साथ स्टार्ट तो करें, लेकिन महीना गुजरेगा, 2 महीने गुजरेंगे, दे वुड बी बोर्ड ऑफ दैट जॉब और दे वुडंट बी एबल टू कंटिन्यू दैट जॉब। तो क्या ये भी इसी के अंडर आएगा, और क्या इसको भी टैकल किया जा सकता है, और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इसे टैकल करें? यस सैरिश, ये भी ये सिम्टम्स में से एक सिम्टम है, क्योंकि इसमें मोटिवेशनल लेवल बहुत जल्दी गिरता है। ADHD के जो लोग होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं अपने इंटरेस्ट लेवल को, अपनी मोटिवेशन को, यही तो इनका सबसे बड़ा मेजर इशू होता है, ठीक है। और उसमें क्या है कि जॉब बहुत फोकस से करे, क्योंकि बड़ों में फिर स्पैन डिफरेंट होता जाता है। बचपन में तो स्पैन बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं काफ़ी हद तक सस्टेन इस हद तक कर जाते हैं कि एक काम है उसको आप कुछ टाइम तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक। नॉर्मली एक बंदा है तो वो 1 साल 2 साल जॉब, या 6 साल भी लोग कितने अरसे तक एक जॉब में रहते हैं, ये स्विच करते हैं। जैसे हम स्विचिंग की बात कर रहे हैं, ये फ़ौरन से स्विच करने पे आ जाते हैं, मोटिवेशन गिर जाती है, बिकॉज दे वांट समथिंग न्यू। एक और ये भी चीज़ है, ADHD लोग बोरिंग काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर पे बस आपने एक टास्क कर लिया, या वो एक मोनोटोनी को फॉलो नहीं कर सकते, इनको चाहिए यस, दे वांट चेंज, डाइवर्सिटी, ये उस चीज़ में बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, करियर के हवाले से कहूँ तो ये बहुत हाई अचीवर होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, अगर इनके मुताबिक जो है ये बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करें तो ये बहुत हद तक इसमें कर सकते हैं। मैंने गोल ओरिएंटेड वर्ड इसलिए बोला क्योंकि आपने पूछा कि रिकमेंडेशन या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो उसमें ये होता है कि एक तो नंबर 1 चीज़ कि ये अगर गोल्स को डिवाइड करते रहें, हर वीक नया सा, हर दिन हर वीक नया प्लान करते रहें। दूसरा ये टाइम, क्योंकि इनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है, बहुत इशू होता है, तो घड़ी इनकी मस्ट होती है, ये घड़ी मस्ट अपने पास रखें और टाइम को चेक करते रहें। तीसरा ये है कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, बिल्कुल ऑर्गेनाइज इनका करने का जो पॉइंट है वो 0 पे होता है, या 1 2 पे अगर 10 में से करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये अपने टास्क को, छोटे छोटे डेली टास्क को डिवाइड कर दें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इनको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन हाउ टू फिगर इट आउट फजिया? अभी हम बात तो इसके बारे में कर रहे हैं, हम कुछ सिम्टम्स भी डिस्कस कर रहे हैं, बट नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल पर्सन जो एक घर में बैठा हुआ एक आम इंसान है, या अगर मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, नाउ यू हैव स्टडीड इट, लेकिन द टाइम व्हेन वी वर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और अभी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं विच आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ इट, तो कैसे वो फिगर आउट करें कि हमारे बच्चे को आया वो एक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है या फिर वो उसको फेक कर रहा है? क्योंकि हम इस चीज़ को निगलेक्ट किसी तौर पे भी नहीं कर सकते कि कुछ बच्चे दे आर मास्टर ऑफ फेकिंग द थिंग्स, दे आर मास्टर ऑफ इट, एंड वो अक्सर काम से बचने के लिए या अपनी जो है होमवर्क से बचने के लिए या टीचर के ऊपर अक्सर इल्ज़ाम भी लगा देते, टीचर फेवरेटिज्म कर रही हैं और ये कर रही हैं इसलिए आई एम नॉट फोकस्ड। तो कैसे इसको एड्रेस किया जाए, कैसे पता चले कि ये चीज़ डिसऑर्डर में आ रही है या फिर ये एक आम नॉर्मल रूटीन वाला एक बिहेवियर है जिसको आप नॉर्मली जो है पेरेंट्स डांट डपट के साथ या फिर थोड़ी सी जो है उनके साथ सख्ती करके उसको ठीक किया जा सकता है? कैसे इसको हम फोकस करेंगे? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इस तरह तो बहुत सारे ट्रेड्स हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं, मेरे में भी होंगे, आप में भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं वो टाइम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते या मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। अब इसमें क्या है कि 6 मंथ्स तक इसमें सर्टेन लिस्ट है सिम्टम्स की, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स इसको ऑनलाइन भी ADHD की लिस्ट निकालें या DSM-5 में देखें तो इसकी पूरी लिस्ट है जिसमें बहुत सिंपल से जो है बच्चा जैसे टाइम मैनेज नहीं कर रहा,
ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, इम्पल्सिव है, भाग दौड़ है, सिटिंग स्पैन बहुत पुअर है, बच्चा फिजिट बहुत करता है, हाथ पैर बहुत हिलाता रहता है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स की लिस्ट है। और ये अगर 6 मंथ्स तक, ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल लिस्ट में से 6 मौजूद हैं, ठीक है, 6 से आप कर लें 6 हैं और दूसरे में सेट में 5 हैं, तो ऑलमोस्ट 10 अगर सिम्टम्स मौजूद हैं, 10 स्टिल देखें इतनी आप रेशो चेक करें, 6 मंथ्स तक कंटिन्यूटी आ रही है तो डेफिनेटली बच्चा इतनी कंटिन्यूटी के साथ फेक नहीं कर सकता। और पेरेंट्स को खुद ही क्लिक हो जाता है, जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं ना वही चीज़ मेंशन करते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों से ना कुछ हमें डिफरेंट लगता है, चैलेंजिंग लगता है। वो खुद ही पेरेंट्स को आइडिया होने लग जाता है कि बेशक अवेयरनेस ना हो कि हमारा बच्चा जो है नॉर्मली कुछ बिहेवियर्स नहीं शो कर रहा है जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो ये मेन क्राइटेरिया इसका होता है जो 6 मंथ तक आप पैटर्न पूरा देखते हैं। कोई भी डिसऑर्डर चेक करना हो ना तो उसको पैटर्न देखते हैं, बिकॉज कोई भी पर्सन फेक नहीं कर सकता, एक पैटर्न को जो है ना वो फॉलो नहीं कर सकता कभी भी नहीं। एंड सेम गोज फॉर द एडल्ट्स एज वेल। अगर आप एडल्टहुड में भी हैं, स्टिल यू आर हैविंग द प्रॉब्लम टू कोप विद योर प्रॉब्लम्स, या आप भाग रहे हैं एक एक सिचुएशन से, या यू नीड चेंज एवरी नाउ एंड देन, आपको एक तो हम एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट भी होती है चेंज, लेकिन अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही चेंज चाहिए, आप 1 महीना गए हैं ऑफिस और उसमें ही आप तंग हो गए एंड यू वांट समथिंग एल्स, तो इट मीन्स दैट यू नीड टू एड्रेस दिस थिंग। और अगर वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो देन यू नीड टू सी समवन जो आप जिससे आप बात कर सकें, जो आपको इसके बारे में गाइडलाइन दे सके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चों की जो है और फूड के साथ एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली फूड के साथ। चलें जी, बस 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 बहुत बातें हो गई, अभी खाना खाएं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। Amazing. जी, आपकी फरमाइश पे बन गया है आज चिकन कैसरोल। अमेजिंग, थैंक यू सो मच हिना। अच्छा, पहले तो बच्चिया ये बताओ, पहले ट्राई की हुई है ये रेसिपी या इससे पहले नहीं की हुई है? मैंने रेसिपी ट्राई की है, लेकिन ये जो रेसिपी बनाती हैं उसको हेल्दी वे में ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन अभी जो है ये वाली ट्राई करके बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट जो पहले ट्राई की थी और ये वाली, क्योंकि हिना हमेशा बहुत कोशिश करती हैं कि एक उसको ना हमेशा टेस्ट वाइज तो वो अच्छा हो ही, लेकिन हेल्थ वाइज भी वो हमें इफेक्ट ना करे, सो दैट इज़ द लाइक एक प्लस पॉइंट हो जाता है। मेरे ख्याल में ज़्यादा देर नहीं करते बच्चिया, प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें। तुम्हारी चॉइस है एंड लेट मी टेस्ट, क्योंकि मैंने इससे पहले ये रेसिपी कभी ट्राई नहीं की है, सो आई वुड लव टू टेस्ट इट और मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पे साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि हमारा इस प्रोग्राम का अभी टाइम ख़त्म हो चुका है और आज की इस एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि हमने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है, स्पेशली वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है अबाउट देयर किड्स, अबाउट देयर अटेंशन स्पैन एंड ऑल, तो उनके लिए ये एपिसोड बहुत ज़्यादा एक कह लें कि सीखने का एक अमल था उनके लिए। सो यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड, प्लस आपको एक बहुत ही यमी सी रेसिपी भी सीखने को मिली है। सो आपके लिए तो ये एपिसोड एक ट्रीट हो गई है। सो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, उसमें एक और रेसिपी भी होगी और साथ में एक और इसी तरह इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखते रहिए हेल्थ का तड़का।